सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को समझा, उसका बिहेवियर देखा, देन हमने उसकी कॉस्ट के बिहेवियर को देखा, कॉस्ट कर्व्स समझे, देन हमने बात की रेवेन्यू की। अब अपने इस सारे नॉलेज को यूज करके हम पता करना चाहेंगे कि एक प्रोड्यूसर के लिए उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम कौन सा होता था। हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ के आए, यूटिलिटी एनालिसिस के तरीके से भी, इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के तरीके से भी। एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कब पहुंचता था? जब वो अपने जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन करता था। नाउ अगेन, एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम तक कब पहुंचेगा? जब वो भी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर को सैटिस्फैक्शन मिलेगा कैसे? इसको मिल रहा था कंजम्पशन करके, कुछ ना कुछ कंज्यूम करता एंड कुछ ना कुछ उससे सैटिस्फैक्शन डिराइव करता। जब मैक्स हो जाता तब रुक जाता। एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन वाला पॉइंट कहां पे होगा? जहां पर एक प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से कमा लेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता है, जब वो उतना प्रॉफिट कमा लेगा तब प्रोड्यूसर होगा ठीक है यार, अब मैं खुश हूं, अब मैं अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका हूं। इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन होता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि कहीं भी आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो वो आपको सिंपल चीज बता रहा होता है कि बेस्ट क्या है। तो एक प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट क्या होगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अगर हम डिफाइन करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर खड़ा होता है। नाउ प्रॉफिट को समझेंगे सबसे पहले हम। हाँ या ना, प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है, हाँ या ना, यानी कि प्रोड्यूसर का रेवेन्यू। सही? गलत। पिछले चैप्टर में भी हमने ये बात की कि रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। दोनों अलग अलग बातें होती है। क्या होता है? एक प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है एंड उसको सेल करता है। सेल किया, मान लेते हैं 10 प्रोडक्ट्स एंड हर प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 100 था। टोटल उसने कितना पैसा कमाया सेल करके? 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ये उसका रेवेन्यू है। अब इस रेवेन्यू से जो भी कॉस्ट उसने बियर किया, यानी कि जो बिजली के बिल भरने हैं, जो लेबर को पेमेंट करना है, जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी, सबके जो 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 पेमेंट्स बनते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे? रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कॉस्ट को। जब हमने रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया, सबके खर्चे पे ऑफ कर दिए, उसके बाद जो प्रोड्यूसर के हाथ में बच जाता है ना, उसे बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। मान लो 1000 रुपए में से 800 रुपए का खर्चा पे कर दिया, हाथ में बचा 200, तो ये 200 क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। इसको ऐसे पाई के साइन से डिनोट किया जाता है। प्रॉफिट समझ में आया? हाँ या ना? अगर हमें प्रॉफिट समझ में आया तो नेक्स्ट हमने क्या समझना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। इसके लिए हमें फिर से याद करना पड़ेगा कॉस्ट चैप्टर। हमने 2 तरीके की कॉस्ट पढ़ी थी, एक तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब भी हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। फर्क क्या पड़ेगा जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हो और जब आप अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो? बहुत छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि ये जो कॉस्ट है ना, जो टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक में इसमें हम लोग एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट
दोनों कॉस्ट को उठाएंगे। यहां पर अकाउंटिंग वाले में आप क्या करोगे, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को उठाओगे। कौन बताएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या थी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी ऐसे इनपुट्स जब भी आप बिजनेस में ला रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे ऑफ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जब तो वो कॉस्ट आपको मार्केट को पे करनी है तो उसको नाम दिया जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे आपने लेबर को काम पे रखा, उसको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा, मशीनरी लाए हो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी क्या हो गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। अकाउंटिंग कॉस्ट में जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तब हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कंसिडर कर सकते हैं, रेवेन्यू में से माइनस कर सकते हैं प्रॉफिट फाइंड करने के। लेकिन जब इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात होगी तो इकोनॉमिस्ट बोलेंगे खर्चे सिर्फ वही थोड़ी है जो इनपुट आप बाहर से लाए हो, जो ओनर इनपुट खुद सप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने मेरा बिल्डिंग दे दिया, मैं ही प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर रही हूं, मैंने अपना बिल्डिंग ही अपना घर ही यूज कर लिया प्रोडक्शन की एक्टिविटीज करने के लिए, तो रेंट भरना नहीं पड़ा, पर रेंट वाली सर्विसेज यूज तो हो रही है ना। कहते बिजनेस में इनपुट तो आया है ना, तो चाहे पे नहीं हो, अकाउंटिंग में अगर पे नहीं हुआ तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, चाहे पे नहीं हुआ, क्या बोल रहे कि कॉस्ट तो इनपुट तो आया है ना बिजनेस में, इसलिए कॉस्ट रिकॉर्ड करो। ऐसी कॉस्ट को नाम क्या दिया जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की, तो देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी रेवेन्यू में से, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हुए हम जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसको भी माइनस करते हैं कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी जो भी रेवेन्यू आ रहा है बिजनेस में, वो ओनर जो इनपुट्स खुद सप्लाई कर रहा है, जिसके पैसे नहीं ले रहा, क्या वो बिजनेस जो है वो इतना पैसा कमा रहा है कि ओनर वाले इनपुट्स खुद अफोर्ड कर सके। अगर तो कमा रहा है तभी प्रॉफिट में आओगे, अगर नहीं कमा रहा, कॉस्ट बड़ी हो जा रही है, मतलब बिजनेस अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा ओनर वाले इनपुट्स। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझे इस बात को। समझ लो मैंने कमाया 100 रुपया, हाया ना, एंड अब मैं कॉस्ट माइनस करूंगी, ध्यान से देखो 800 रुपए जो भी मैंने लेबर लिया, ये लिया, रॉ मटेरियल लिया, बिजली के बिल सब माइनस कर दिया। ये जो बिल्डिंग जहां पर काम हो रहा है वहां का किराया 200 रुपए बनता अगर ये बिल्डिंग मेरी नहीं होती, पर ये बिल्डिंग मेरी है इसीलिए यहाँ का 200 रुपए का किराया मैं ले नहीं रही। ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, के ओनर ने खुद ही इनपुट सप्लाई कर दिया एंड उसके बदले में वो चार्ज नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करूंगी, इस बिल्डिंग का रेंट कितना बनता है, 200, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी यहां पर माइनस कर दूंगी, यानी कि टोटल 800 प्लस 200, 1000 रुपए क्या होंगे, यहां से माइनस हो जाएंगे, हाँ या ना, बचा हाथ में कुछ। यानी कि इस सिचुएशन में नो लॉस नो प्रॉफिट है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे हो। लेकिन अगर यही चीज सेम डाटा आप अकाउंटिंग प्रॉफिट देखते तो आपका अकाउंट्स क्या बोलता, 1000 रुपए कमाया, 800 रुपए खर्चा किया, 200 रुपए का बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या बोलेगा, कहेगा यार देखो ये 200 रुपए ओनर के बनते हैं ना, फिर क्या हो गया अगर वो मांग नहीं रहा, बनते तो है ना, इसीलिए इसे भी क्या करो, माइनस करो, एंड आपका बिजनेस कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा। इसीलिए बेसिकली ये दो नजरिए हैं चीजों को समझने के, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाता है और एक इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाता है। नाउ प्रॉफिट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट को 3 कैटेगरी में। यहां पर हमने लिखा नहीं है, लिखा है ये रहा, अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या, अगर तो जब आप क्या कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट ना आए, लॉस आ जाए, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है, हाँ या ना। इस केस में हम जो कमा रहे हैं उसे बोला जाता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल नहीं है, कहते लॉस कमाना बिजनेस में नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल किसे कहा जाता है, जब आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हो तो ना प्रॉफिट आता है ना लॉस आता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होता है, इसे बोलते हैं
ब्रेक इवन पर हो, आप नॉर्मल प्रॉफिट पर खड़े हो। लेकिन अगर आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हो एंड आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है 100, 200, 300, 400, उस सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हो, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, इसको बोला जाता है आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर खड़े हो। 3 सिंपल सी सिचुएशन है। एक जगह आप लॉस बना रहे हो, एक जगह आप नो लॉस नो प्रॉफिट पर हो, एंड एक जगह आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो। इसके बस 3 नाम रख दिए गए हैं कि प्रोड्यूसर अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एक टॉपिक जो हमने यहां पर देखा, इसे भी समझते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। अकाउंट्स में इसे डिफाइन किया जाता है, हाँ या ना, पर इकोनॉमिक्स में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। एक मतलब हमेशा ग्रॉस और नेट के शब्दों का सेम रहेगा। ये जब भी हम बात करते हैं ये कुछ ना कुछ टोटालिटी में बात होती है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू में अभी किसी प्रकार का डिडक्शन करना पेंडिंग होता है, कंप्लीट आप अपनी लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचे होते हो। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो आप अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचे हो, जब अपनी एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचोगे उसे बोला जाएगा नेट वैल्यू। अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने से पहले कुछ अभी सब्ट्रैक्ट होना बाकी है तो उसे हम बोलते हैं कि आप अभी ग्रॉस प्रॉफिट पे खड़े हो, कोई टोटल वैल्यू पड़ी हुई है उसमें से कुछ माइनस होगा, फिर आप अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचोगे जिसे नेट बोला जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जब हम अपना टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर रहे कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट माइनस करने की जगह सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। बोलते हैं कि यार फिक्स्ड कॉस्ट 1 साल का थोड़ी है, फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 सालों में चलेगा ना, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो 1 साल में थोड़ी यूज हो जाएगा, 10 साल चलेगा ना, तो उसको हम एक बार में माइनस नहीं करते, एक बार में माइनस नहीं करते। क्या किया हमने, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखा कि जो हमारा 1 साल का चलता खर्चा है क्या वो पूरा पड़ रहा है, टोटल रेवेन्यू में से माइनस किया, हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है इसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें डिडक्शन और हो सकता है ना, हम फिक्स्ड कॉस्ट और माइनस कर सकते हैं ना। अगर आप टोटल रेवेन्यू में से सारी की सारी कॉस्ट ही माइनस कर देते हो, फिर जो प्रॉफिट आता है उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट। यानी कि फंडा सिंपल है, ग्रॉस में कुछ ना कुछ एक टोटल अमाउंट पड़ा हुआ है जिसमें भी माइनस होने का स्कोप है, नेट में कोई स्कोप नहीं है, सब कुछ डिडक्ट करके जो फाइनल वैल्यू बनती है प्रॉफिट की वहां पहुंच चुके हो। जब भी हम ग्रॉस की बात करेंगे हम सिर्फ टीवीसी जो वेरिएबल कॉस्ट है सारे साल भर की उसे माइनस कर रहे हैं रेवेन्यू में से, फिर देख रहे हैं कितना प्रॉफिट आया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेट प्रॉफिट की, तब हमारे पास टोटल कॉस्ट माइनस होगा, यानी कि टीवीसी प्लस टीएफसी। टोटल कॉस्ट को हमने रेवेन्यू में से निकाल लेना है, फिर देखना बिजनेस में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, हाँ या ना। और देखें, और हमारे पास क्या है, अब नॉर्मल सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने समझे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे कि प्रॉफिट का बिहेवियर समझ आ गया। अब हमें सिंपल सी बात ये समझा दो कि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा कैसे, कौन सा पॉइंट है प्रोड्यूसर के मैक्सिमम प्रॉफिट का, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दे देंगे आपको कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ओके, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट टीआर माइनस टीसी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्ट्राइक्स द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ 2-3 कंडीशंस आपको दे दी गई हैं, ये जब पूरी होंगी तभी हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर है। जैसे कि एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए। क्या मतलब है, एक एडिशनल यूनिट से जितना रेवेन्यू आ रहा है और एक एडिशनल यूनिट पर जितना कॉस्ट लग रहा है वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू की बात करी, मार्जिनल की बात हो रही कि एडिशनल प्रोडक्ट पे जितना कॉस्ट लगा है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, जब वो बराबर हो गए तब तक हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमाते जाएंगे कमाते जाएंगे कमाते जाएंगे। MC should be rising when MR is equals to MC। एक और चीज क्या बोल रहे हैं, हमें कॉस्ट कर्व पता है, कॉस्ट पहले डिक्लाइन करेगी, यू शेप्ड कर्व बनता है, कॉस्ट डिक्लाइन करेगी एंड देन कॉस्ट ऊपर जाएगी। कह रहे हैं कि हमें
एम आर इज इक्वल्स टू एम सी तो देखना ही देखना है, पर ये तब देखना है पॉइंट जब कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ जा रहा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो तब नहीं देखना। क्या मतलब है समझेंगे। देखो तीसरा कंडीशन है ए आर होना चाहिए ग्रेटर देन ए वी सी। देखो क्या होता है जो इन्होंने बोला ना, एम आर और एम सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड एम सी क्या होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। उसका मतलब समझो, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपको दिख रहा है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू को कांस्टेंट माना गया, यानी कि जो भी आपकी बुक आपको पढ़ा रही है ये कांस्टेंट प्राइजेस वाले में पढ़ा रही। जैसे हमने पढ़ा था कि ए आर क्या होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है एंड ए आर डिमिनिशिंग भी हो सकता है। तो कांस्टेंट प्राइजेस वाले मार्केट को आपको पढ़ाया जा रहा है। एम आर इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। एमसी हमें कैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा, पहले डाउन फिर अप, पहले डाउन आ रहा है, 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 फिर यहां से 7 के बाद से क्या कर गया, राइज करना शुरू कर गया। अब क्यों बोला जा रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब एमसी राइज करते हुए एमआर के इक्वल होगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। दोनों पॉइंट्स पे एमआर और एमसी क्या है, इक्वल है। तो यानी कि आपके पास ऑप्शन है इसको इक्विलिब्रियम माना जाए या फिर इसको इक्विलिब्रियम माना जाए, क्योंकि कंडीशन क्या है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। क्यों वो बोल रहे कि एम सी राइज करते हुए कोई इक्विलिब्रियम मानना है, क्योंकि यहां पर देखो अगर आपको कॉस्ट 15 पड़ रहा है एंड आप उस पर रेवेन्यू 12 जनरेट कर रहे हो, तो यानी कि आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी लॉस हो रहा है। कॉस्ट कितना पड़ा 15, कमाया पैसा कितना 12, -3, लॉस आ रहा है। 12 रेवेन्यू है, 12 ही कॉस्ट पड़ा है 0, 12 रेवेन्यू है, कॉस्ट 10 पड़ा, यानी कि आपने 2 रुपए कमा लिए, आपने 3 रुपए कमा लिए, आपने 4 रुपए कमा लिए, आपने 5 रुपए कमा लिया। अगेन कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया, आपने 4 रुपए कमाए, आपने 3 रुपए कमाए, आपने 2 रुपए कमाए, आपने कुछ नहीं कमाया। एंड यहां पर फिर से आप कहां चले गए, लॉस के कंडीशन में चले गए। नाउ ध्यान से सुनो, अगर हम यहीं पर प्रोडक्शन रोक देते, इसी पॉइंट पर हम क्या करते, इक्विलिब्रियम में चॉइस है ना, ये इसको मानना है 12-12 को या इसको मानना है 12-12 को। तो अगर यहीं पे रुक जाते तो ये सारा जो प्रॉफिट है ये आप घर लेके जा पाते, नहीं लेकर जा पाते। ये सारा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड रह जाता, आप इसे घर पे कमा के नहीं लेके जा पाते। इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि एमसी अभी क्या करने वाला है, डाउन आने वाला है, कॉस्ट अभी कम 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 होगी, इसीलिए मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन कंटिन्यू करती रहूंगी उस पॉइंट तक जब तक मेरा एमसी राइज करते करते एमआर के बराबर नहीं आ जाता। इस पॉइंट पे मैं रोक दूंगी, बस यार और प्रॉफिट तो आने वाला है नहीं इस धंधे से, बस रोको, यहाँ पे रोको प्रोडक्शन को एक बार, फिक्स फैक्टर बढ़ाएंगे फिर सोचेंगे, पर अभी यहाँ पर रोको एक बार। किसको बात समझ में आ रही है? देखो अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे इस चीज को, कैसा दिख रहा है डायग्राम, सबसे पहले एमसी कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है, ग्रेजुअली राइज करेगा। एमआर एआर हम मान के चल रहे कि कांस्टेंट वाला हमें पढ़ाया जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम एक इस पॉइंट पे बन सकता है, किस पॉइंट पे, किसको माना जाए, यहां पर भी एमआर एमसी के इक्वल है, यहां पर भी एमआर एमसी के इक्वल है। कैसे पता चला मुझे, ये जो लाइन है दोनों एमआर एमसी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ये पॉइंट सेम है, यानी कि दोनों एमआर एमसी की वैल्यू इक्वल है। इसे माने या इसे माने, इसे मानेंगे, Q2 को इक्विलिब्रियम मानेंगे, क्योंकि अभी ये यहाँ पर कॉस्ट कम होगी, यानी कि अभी रेवेन्यू में कमा पाऊंगी ज्यादा, अभी प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस रहेंगे, पर यहां पर जब मैं पहुंच गई तब प्रॉफिट का कोई चांस नहीं, उसके बाद लॉस ही होना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, मेरे लिए वो क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक मैं अपना जितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकती हूँ उतना कमा चुकी होंगी। एक आपकी बुक सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि अगर 1 लेस या 1 मोर यूनिट इज प्रोड्यूस, कहते हैं अगर एक कम या एक ज्यादा प्रोड्यूस की जाए तो आप जितना प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हो, अगर कम प्रोड्यूस किया जाएगा तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिस कर दोगे, एंड अगर ज्यादा किया जाएगा फिर क्या गड़बड़ होगी,
आप कुछ ना कुछ लॉस घर लेकर जाओगे। तो दोनों केसेस में एक केस में क्योंकि आपने प्रॉफिट लिया नहीं इसलिए हम कहेंगे कि आप उतना लूज कर रहे हो, एक में आप लॉस घर लेकर जा रहे हो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका पैसा लूज हो रहा है। इसीलिए इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर हम रुक जाएंगे, ना तो वन लेस प्रोड्यूस करेंगे ना ही वन मोर प्रोड्यूस करेंगे इक्विलिब्रियम से। वो प्रोड्यूसर के लिए उसका मैक्स सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट होगा। हाँ या ना? दो कंडीशन हमें बिल्कुल समझ में आ गई। क्या थी? एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, एम सी शुड बी राइजिंग व्हेन एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। तीसरे कंडीशन के बारे में बात नहीं, ए आर इज ग्रेटर देन ए वी सी, ए आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी सी। खुद दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं ये? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एक यूनिट पे कमाया हुआ पैसा रेवेन्यू। 1 यूनिट रेवेन्यू के अगर 10 प्रोडक्ट बना है, ठीक है, 100 रुपया कमाया है, तो हर एक प्रोडक्ट से कितना कमाया होगा? 100 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपया कमाया होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मान लो कि वेरिएबल यूनिट्स को बिजनेस में लाने के लिए मैं क्या कर रही हूं? 100 रुपया खर्च कर रही हूं। 100 रुपया खर्च करके 10 यूनिट्स बना पा रही हूं, तो एक यूनिट पे कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा? 100 रुपया अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपया लगा। हाँ है ना? रेवेन्यू कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। लग कितना रहा है? 10 लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी? प्रोडक्शन करूंगी। यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उठाई है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं उठाई। रीजन क्या है इस बात का? एवरेज रेवेन्यू बता रहे एक यूनिट आपको कितना पैसा कमा के दे रही है। जब तक कितना पैसा एक यूनिट कमा के दे रही है, वो अगर अपने वेरिएबल खर्चे भी नहीं निकाल पाएगी ना, यानी कि बिजली, पानी, लेबर वगैरह का जो वेरिएबल, जो फिक्स्ड है, बड़ी हैवी मशीनरीज है, वो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, फिक्स्ड एसेट्स है उसके, उधर नहीं अपने को कोई दिक्कत। लेकिन जो चलते खर्चे, रूटीन वाले खर्चे, वेरिएबल फैक्टर पे होने वाले खर्चे, अगर वो भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा लॉस में काम कर रहा है एंड वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने बिजली का, पानी का, लेबर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस से काम करके, तो आपका बिजनेस दिक्कत में है। यहाँ पर इसीलिए ये चीज कही गई कि जो एक यूनिट से रेवेन्यू आ रहा है, वो कम से कम एक यूनिट का वेरिएबल खर्चा पूरा पूरा निकाल दे। चाहे तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो, या फिर लास्ट सिचुएशन है कि वो दोनों बराबर हो जाए, लेकिन एक यूनिट का कमाई उसका वेरिएबल खर्चा जरूर निकाल कर जाए। ये हमारा थर्ड नेसेसिटी कंडीशन है कि ये भी होना ही चाहिए, तभी प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को रीच कर पाएगा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम सिंपल सा चैप्टर है, समझ में आ गया हम लोगों को कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर रहा है, प्रॉफिट कहाँ कैसे जाता है, इस तरीके की सारी बातें हमने इस लेक्चर में कवर कर ली। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो ड्रॉप डाउन कर लो, हम कल के लेक्चर में और बात करेंगे। कल के लेक्चर में हम, कल का लेक्चर लंबा होगा, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना, हम सप्लाई शुरू से लेकर एंड तक सारी पढ़ेंगे, ताकि परसों सैटरडे को हम क्या कर सके, इन दोनों चैप्टर्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर सके। तो ये चैप्टर पढ़ लो, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।